हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पी ब्लॉक के तत्व के बारे में बताया था। वहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व को हमने थर्ड ग्रुप का बताया था, बोरान परिवार का बताया था, कार्बन परिवार के तत्व बताया था और नाइट्रोजन परिवार। उसके आगे का लेक्चर ये है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व और हाइड्रोजन परिवार के तत्व और शून्य वर्ग के तत्व। अक्रिय गैस, शून्य वर्ग को अक्रिय गैस बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। इनको निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा इनके तत्व के जो बाहरी उपकोष होते हैं वो पूरे पूरे भरे होते हैं। इनकी क्रियाशीलता शून्य होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, इसलिए इनको शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। ये वर्ग 18 में रखा गया है, ये वर्ग 17 में है। हाइड्रोजन फैमिली का वर्ग 17 में रखा गया, ये ऑक्सीजन फैमिली को वर्ग 16 में रखा गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो किस आवर्त में रखे गए हैं, किस वर्ग में रखे गए हैं या फिर किस ब्लॉक में रखे गए। यह आवर्त, ब्लॉक और वर्ग कैसे निकाला जाता है ये पूरा खत्म होने के बाद उसका हम छोटा सा ट्रिक बताएंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व जिसको हम लोग 6th ए, ये 6A मतलब इसको 6वें ए वर्ग में रखा गया। ये उपवर्ग में बांटा गया ए और बी। जब हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बताया था उसमें कहा था आवर्त सारणी को 2 उपवर्ग में बांटा गया, ए और बी। अभी हम कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं? ए वर्ग का पढ़ रहे हैं। जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बी आएगा। इसको बोलते हैं 6A वर्ग। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? 16वें वर्ग का तत्व है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी तो अब इसको वर्ग में डिवाइड किया गया था। हमने क्या बताया था? मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था उस समय 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिसको आवर्त कहते थे और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम। मेंडलीफ ने केवल 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम बताया था जिसको ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 क्षैतिज पंक्तियां बनी जिसे आवर्त कहते थे। 18 समूह बनाया गया, 18 खड़े खड़े लाइनें, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां बनाई गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग बोलते हैं। तो उस 18 वर्ग तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे 18वें वर्ग में कौन रखा गया? हाइड्रोजन, वो शून्य वर्ग का तत्व रखा गया और इसमें 17वें में हाइड्रोजन रखा गया। अब यहाँ देखो बेटा, जैसे हमने नाइट्रोजन का परिवार के तत्व को बताया था, निकोजेंस कहते हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन परिवार के दूसरा नाम होता है चैल्कोजेंस। ये क्वेश्चन याद रखना, ऑक्सीजन परिवार के दूसरा नाम क्या होता है? चैल्कोजेंस। नाइट्रोजन परिवार को निकोजेंस कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक हमने बताया था। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं? ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसको याद करने का बहुत आसान सा फंडा लिखा हुआ, उससे टीपो। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। हमने बताया था नीचे के परमाणु क्रमांक को रटना नहीं है। अब हमने क्या बताया था? आवर्तों की संख्या आपको याद हो। पहले आवर्त में कितने तत्व होते? 2 तत्व होते। दूसरे में कितने होते? 8 होते। तीसरे में कितने होते? 8 होते। चौथे और 5वें में 18 होते हैं। 6वें में 32 तत्व होते हैं। 7वें आवर्त को अधूरा माना गया है, अपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन ये पहले अपूर्ण था। अब इस समय लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। 32 तत्व 7वें आवर्त में भी हैं। कुछ तत्व उसमें ऐसे हैं जो बहुत कम समय के लिए, बहुत क्षण के लिए, बहुत कम समय के लिए वो स्टेबल होते फिर अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए उसको अभी भी अपूर्ण माना जाता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा ऑक्सीजन का 8 के बाद देखो परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे। इसमें 8 जोड़ो आ गया 16 में 18 जोड़ो आ गया 34 में 18 जोड़ो 52 में 32 जोड़ा 84। इसी तरह से यहाँ पे 9 में 8 जोड़ा 17 में 18 जोड़ा 35, फिर कितना जोड़ा 18 आ गया 53, फिर 32 जोड़ा आ गया 85। यहाँ पे 8 जोड़ा आ गया 10 में 8 जोड़ा 18 में 18 जोड़ा 36 में 18 जोड़ा 54 में 32 जोड़ा 86। तो ये आपको केवल पहला जो एलिमेंट है उसके परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। ये सबको पता होता है सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से, सेकेंड आवर्त में कौन कौन से तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इस तरह से जो पहले वर्ग के दूसरे आवर्त के तत्व हैं, सॉरी बेटा, दूसरे आवर्त के तत्व के परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, उसके नीचे का आपको याद नहीं करना। आवर्तों की संख्या जोड़ते जाना, सब आराम से परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। अब यहाँ देखो, जो परमाणु क्रमांक होता है, जो उदासीन एटम होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अभी हम परमाणु संरचना पढ़े नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है बेटा, ये हमने पहले ही बताया था, पिछली कक्षा में बताया था कि इसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक ऑफ-बाउ नियम है। ऑफ-बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था, कई सारे वैज्ञानिक मिल करके ये एक नियम दिए थे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग भरते हैं, उसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। उन्होंने कहा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, फिर पी में जाता है, फिर डी में जाता है, फिर एफ में जाता है, मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अगर मान लो कोई इनका ऊर्जा बराबर हो जाए, मतलब वहां पे एक रूल लगाया जाता है एन प्लस यल रूल। एन प्लस यल रूल क्या है? एन होता है मुख्य क्वांटम संख्या और यल होता है अजूमिथल क्वांटम संख्या। जो ये यल का मान है, ये जो एन होता है बेटा, जो यल होता है, जो एन होता है, जो हमारा उपकोष होता है एस पी डी एफ, उसके पहले जो संख्या लिखी होती है, जैसे मान लिया हमने यहाँ लिख दिया 3d5, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई? 3। अगर यहाँ लिख दिया 2s2, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो जो उपकोष है उस उपकोष के पहले जो संख्या लिखा हुआ वो किसका मान होता है? एन का। एल का मान सबको याद करना पड़ेगा, एस पी डी एफ, बहुत आसान सा। एल का मान एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ये आपको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बताया था भरने को इलेक्ट्रॉन्स को किसने? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसी अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं। अभी जब हम लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे तब वहां पे इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व, इनके गुण, क्या क्या गुण है। अब देखो यहाँ पे बेटा ये हमने लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस परिवार में जो यहाँ पे हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कौन सा आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? ऑक्सीजन परिवार के तत्व को चैल्कोजेंस कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ऑप्शन में होगा, NH2NP4 होगा, NH2NP3 होगा। किस वर्ग का पूछ रहा है? हमने उस दिन बताया था जो ऊपर लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही जोड़ लेना। अगर 6 आता है तो वो 6वें ग्रुप का हो गया, 7 आता है 5 2 7 तो 7वें ग्रुप का हो गया, 8 आता है तो वो 8वें ग्रुप का हो गया, 4 आता है तो 4थे ग्रुप हो गया, 3 आता है तो 3रे ग्रुप का, अगर एक ही है तो पहले ग्रुप का। तो इस तरह से हम 1 से लेकर के 8 वर्ग तक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर वहां पे पूछा जाए हाइड्रोजन परिवार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हाइड्रोजन परिवार को 7वां कहते हैं। बस यही देखना है कि 7 कैसे आना है। तो ये एन क्या है? एन होता है आवर्तों की संख्या। जो एन यहाँ पे लिखा हुआ ये आवर्तों की संख्या है। ये थोड़ा सा आप वेट करो, एन आवर्त की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, किसी का ब्लॉक कैसे देखते हैं। ब्लॉक देखना बहुत आसान है। यहाँ पे देखो हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वो तत्व उसी ब्लॉक में रखा गया। यहाँ पे किस में जा रहा है? पी में। सब में देखो पी में जा रहा है। अभी इसका भी लिखेंगे तो सबका पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। यहाँ देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये देखो यहाँ पे नियॉन हमने लिखा, ये नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। अब यहाँ पे देखो नियॉन का परमाणु क्रमांक क्या है? 10। तो जो इधर लिखा हुआ है NH2NP4 के पहले जितना लिखा होगा वो इसके बराबर। जैसे हमने यहाँ पे हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हीलियम को कवर कर देगा, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। यहाँ तक देखो बेटा ये 10 हो जाएगा, 2 2 4 6 10। इसलिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसी तरह से इसका लिखेंगे आर्गन। आर्गन में देखो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 यहाँ 34 हो जाएगा। जब उसको पूरा लिखेंगे तो इस तरह से सबका आराम से बनता चला जाएगा। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा जाएगा। जो अगर पूरा पूछा जाएगा तो वो जो पहला और दूसरा तत्व होता है जनरली 20 परमाणु क्रमांक 20 तक ही लगभग पूछते हैं वो लोग, अगर पूरा लिखने को आता है। उसके बाद का इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन का क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p। अब इससे को देख के चलना है, NH2NP5 लास्ट में पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5। ठीक, यहाँ देखो हो गया 2 2 4 5 9। अब इसका अगर हमें इसके अनुसार लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीलियम। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसके बाद जो लिखा उसको लिख दिया 2s2 2p5। अब इसी तरह से क्लोरीन का लिखना, कितना परमाणु क्रमांक है? 17। परमाणु क्रमांक किसी का रटना नहीं है आपको, पूरे पीरियोडिक टेबल पूरा जब ये खत्म होगा पूरा हम पीरियोडिक टेबल बना के आपको दिखा देंगे कैसे परमाणु क्रमांक निकाला जाता है। तो ठीक है, अब क्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। पी जो होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो डी उपकोष होता है, डी ऑर्बिटल होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कम भरा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 6 से कम हो सकता है, 3 4 5 2 3 हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। इसी तरह से डी में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
5। अब देखो बेटा ये हो गया होगा 17, ये हो गया 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। तो जो ये लास्ट वाला है ये आपको याद नहीं करना, पहला जो एलिमेंट है बस उसको देखना ध्यान से, उसको करने की कोशिश करना। यहाँ देखो 2s to 2p5, उसके बाद लास्ट में 3s, इसमें 4s आ जाएगा, आवर्तों की संख्या बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 3 लिखा, इसके आगे 4 लिखेंगे, इसके आगे 5, इसके आगे 6। बहुत आसान है लिखना। अब यहाँ पे देखो नियान का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, इतने की जगह पे 10 आ गया। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या हो जाएगा, नियान 3s to 3p5। ये ns25, ये n क्या है, आवर्तों की संख्या। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्लोरीन किस आवर्त में, तीसरे आवर्त में, फ्लोरीन किस आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है। यहाँ पे भी इसी तरह से देख सकते हैं, ये चौथे आवर्त का, ये पांचवें आवर्त का, ये छठवें आवर्त का। इसी तरह से ब्रोमीन का जब लिखेंगे तो ये इसके नीचे का सीरियल ये चलता रहेगा, हीलियम, नियान, आर्गन। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, इसके नियरेस्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया बेटा, आर्गन। आर्गन का लिखा, इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे 4s2 4p5। अब क्रिप्टॉन आ गया इसके आगे का, यहाँ क्रिप्टॉन लिखा, फिर एक एक बढ़ाते जाना, 5s2 5p5। इसी तरह से जीनान आ गया इसके नीचे, जीनान लिखा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यहाँ लिख देंगे 6s2 6p5, 6s2 6p5। तो इस तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। ये जो नोबेल गैस है, अब इनका क्या करें, ये तो खुद में ही नोबेल गैसेस है, खुद अक्रिय गैस है, इनका भी इसी तरह से लिखा जा सकता है जो इसके नियरेस्ट है। ठीक है बेटा, ये हीलियम है, हीलियम अपवाद है, इसका हीलियम अपवाद है, ये पी ब्लॉक तत्व का नहीं है। लोग बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व का है, लेकिन इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें बेटा तो ये क्या है, ये 1s2 है। क्या है, 1s2। लोग बोलते भले हैं कि ये पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये अपवाद है, ये एस ब्लॉक में भी आता है। एस में देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, यही सब कमियां रह गई थी मेंडलीव की। वहां पर हमने बताया था हाइड्रोजन की कमी, और आइसोटोप्स, आइसोबार्स का मतलब समस्थानिक, संभारिक का, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड का, ये सब उनकी बहुत कमियां रहे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। तो देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा हुआ, ns2 np5 ns2 np6। अब देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो ऊपर वाला नियरेस्ट होगा उसको भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन में इस रूप में लिखें जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉन, हीलियम का इलेक्ट्रॉन, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, हीलियम। जो ऊपर से नियरेस्ट होगा वो ले सकते हैं। यहाँ लिखा 2s2 और 2p6, सब में बीच में कामा लगा होता है सभी में। ठीक है, ठीक। तो देखो बेटा ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम का भर दिया। अब इसी तरह से अगर आर्गन का पूरा लिख के दिखाएं तो कैसे लिखेंगे, आर्गन का लिखेंगे 1s2 2s2, ये 18 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, 2p6 3s2 3p6। देखो अपने आप आ गया होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब ये इसको देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नियान। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें, नियान में। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे की जगह पे नियान लिख दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख दिया 3s2 3p6। तो ये लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा कंप्लीट है। देखो यहाँ पे p में पूरा 6 भरा हुआ है, यहाँ s में भी पूरा 2 भरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो इनका अंतिम उपकोष है, अंतिम उपकोष s भी है, p भी है, p भी पूरा का पूरा भरा है, s भी पूरा भरा। इसीलिए ये कोई रिएक्शन नहीं करते, किसी से कोई रिएक्टिविटी नहीं देते। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। इसलिए इनको शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है, निष्क्रिय कहा जाता है, अक्रिय कहा जाता है, रेयर गैस भी कहा जाता है। रेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेयर इसलिए कहा जाता है ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर गैस भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम याद रखना, कभी कभी नाम से ही क्वेश्चन आता है, अक्रिय गैस, शून्य वर्ग के और उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, रेयर गैस। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे निकालते हैं। ठीक, इसी तरह से आप क्रिप्टॉन का लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर आर्गन है, आर्गन लिखेंगे, यहाँ पे आर्गन लिख दिया। आप पूरा लिख सकते हो, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, ऑफ-बाउ नियम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपसे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, 4s2 4p6। इसी तरह से उसके ऊपर वाला यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन भर दिया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5s2 5p6। अब इसके ऊपर वाला इसके नीचे लिख दिया जीनान, इसके बाद यहाँ लिख दिया 6s2 और 6p6। ठीक, तो ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, ये रेडान के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। ये रेडान देखो ये गैसेस हैं सारे के सारे। अभी हम पूरा एक
शॉर्ट में सब बता देंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने गैस हैं, कितने लिक्विड हैं, कितने सॉलिड हैं, क्या हैं, सब अभी बताएंगे। तो ये जो रेडान होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव को हिंदी होती है बेटा क्या होती है रेडियो एक्टिव हिंदी, रेडियो। रेडान के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा गैस रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको बोलते हैं रेडियोधर्मी। ये है रेडियोधर्मी तत्व। तो ये रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कार्बन का रेडियो एक्टिव होता है और सब चीज़ों का रेडियो एक्टिव होता है, उसको किसी चीज़ को तोड़ने के बाद उसको कहीं पे न्यूक्लियर फिशन किया जाता है, नाभिकीय विखंडन करा जाता है, तो एक नया तत्व मिलता है। तो ये जो रेडियन है, ये जो रेडान है, ये रेडान किससे मिलता है, ये रेडियोधर्मी तत्व है, किससे मिलता है बेटा, ये रेडान से मिलता है। रेडान रेडियम से मिलता है, रेडान रेडियम से मिलता है। ये रेडियम सेकंड ग्रुप का तत्व है जो सबसे नीचे पाया जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, तो इसका नाम है रेडियम। अगर क्वेश्चन आ जाए रेडान, अगर क्वेश्चन आ जाए रेडान किस तत्व से मिला है, किस तत्व से बना है, तो वो है रेडियम के न्यूक्लियर फिशन से। जब रेडियम का नाभिकीय विखंडन करते हैं तो हमको रेडान रेडियोधर्मी मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो ये याद रखना। ये पी ब्लॉक का आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब खत्म हो गया है। कैसे इसको निकालते हैं, ऑक्सीजन वर्ग को हम लोग चैल्कोजेंस बोलते हैं, हेलोजन फैमिली के, और निष्क्रिय गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखो क्या है बेटा, ये आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ विशेष तथ्य हैं। हमने एस ब्लॉक पढ़ा दिया, पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद कुछ तथ्य बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तथ्य से क्वेश्चन हर बार आया है, आईसीआर, बीएचयू, कैटेट, हर एक एग्जाम में इस पेज से, मतलब जो ये टॉपिक लिखा हुआ, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आना है। तो देखो सबसे पहले इसका तथ्य क्या है, पहला तथ्य है प्रतिरूपी निरूपक या प्रारूपी तत्व। आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं उन किस तत्व को निरूपक या प्रारूपी या प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। तो इसमें देखो बेटा लिखा दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व को, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व को, जो दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। तो यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ उदाहरण, दूसरा और तीसरा आवर्त कौन कौन सा होता है बेटा, तो दूसरे आवर्त में कौन से तत्व, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, तीसरा आवर्त में कौन सा होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये जितने तत्व लिखे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा वर्ग, कौन से वर्ग, मतलब वहां पे ऑप्शन ऐसे होगा कि किस वर्ग का तत्व प्रतिरूपी तत्व है, वर्ग में कौन सा तत्व प्रतिरूपी तत्व। जो पहले दो तत्व हैं वर्ग के, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में हमने देखा, फर्स्ट ए वर्ग में देखा लिथियम और सोडियम, ये दोनों तत्व कौन से प्रतिरूपी या निरूपक तत्व हैं। सेकंड ग्रुप में देखा तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, थर्ड ग्रुप में देखा तो बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, चौथे ग्रुप में होगा। इसी तरह से हम ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वहां क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है। तो वहां देख लेना दूसरे और तीसरे आवर्त का जो तत्व होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये जो एलिमेंट लिखे हुए सब निरूपक तत्व होते हैं। उसके बाद बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा विकर्ण संबंध। ये विकर्ण संबंध क्यों देते हैं, क्यों ये लोग संबंध बनाते हैं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ दूसरे आवर्त, दूसरे आवर्त और के तत्व तीसरे आवर्त के गुणों से, यहाँ से पूरा यहाँ तक है ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा दूसरे आवर्त के तत्व के गुण तीसरे आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। विकर्णी का मतलब सब लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, विकर्ण किससे, जैसे ही मान लो कोई स्क्वायर है तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये, इसका विकर्ण ये होगा, इसका विकर्ण क्या होगा, ये। तो हम लोग विकर्ण ऐसे देखते हैं, कोई भी स्क्वायर होगा तो ये इसका विकर्ण। अब चलो मान लो इसमें हमने चार तत्व को ले लिया, ये चार तत्व ले लिया, इस चारों तत्व में देखो इसके विकर्ण कौन सा है, ये इसका डायगोनल आएगा, ये इसका विकर्ण होगा। तो जो दूसरा आवर्त होगा, क्वेश्चन आता विकर्ण संबंध किस किस आवर्त के बीच में है, दूसरे और तीसरे आवर्त के। तो जो तत्व दूसरे आवर्त का है, जो तत्व तीसरे आवर्त का है, उसके विकर्ण पर जो एलिमेंट पाया जाएगा, जो तत्व पाया जाएगा वही विकर्ण संबंध। देखो ये चार तत्व हमने लिए, अगर इसको ऐसे से जोड़े तो एक स्क्वायर बनेगा, तो इसका विकर्ण क्या हो गया बेटा,
ये हो गया। इसी तरह से जब ये 4 तत्व को लेंगे तो इसका कैसे विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण होगा। तो बेरिलियम अल्युमिनियम से रखेगा, लिथियम मैग्नीशियम। इसी तरह से जब इस 4 तत्व को लेंगे, अगर भूल जाना कौन किससे है तो आवर्त का तत्व आपको पता है, दूसरा आवर्त लिखना, तीसरा आवर्त लिखना। इसके आगे भी हम बना सकते हैं, जितने और भी तत्व हैं उसको बना सकते हैं। तो जो उसके विकर्ण पे तत्व है दूसरा और तीसरा, पहले दूसरे आवर्त के तत्व को लिखा, फिर तीसरे आवर्त के, तो उसके विकर्ण जो भी तत्व होगा वो उससे विकर्ण संबंध रखेगा। तो लिथियम किससे रखता है बेटा, मैग्नीशियम से। बेरिलियम किससे रखता है, एल्युमिनियम से। बोरान किससे रखता है, सिलिकॉन से। इसके आगे भी हम बना सकते हैं। अगर ये 3 ऑप्शन, जनरली यही 3 पूछा जाता है, इसके आगे भी बनाया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो दूसरा और तीसरा आवर्त के तत्व जो एक दूसरे के विकर्णी अभिमुख पर हैं, वे तत्व विकर्ण संबंध स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे ये जो नोट पॉइंट लिखा, ये कैटेट में, बीएचयू में, आईसीआर में इस नोट से क्वेश्चन कई आए। ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध क्यों संबंध स्थापित करते हैं, क्यों ये संबंध रखते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है क्या, ये सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन होगा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं क्यों, क्योंकि उसमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, विकर्ण संबंध क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये सारे पॉइंट इसके बारे में लिखे हो। दूसरा लिखा, लिथियम मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से सीधे रिएक्शन करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का और भी ज्यादातर एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई ना कोई इनको कटलिस्ट चाहिए तब रिएक्शन होता है। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, कई बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ, लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो याद रखना, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ये नाइट्राइड बनाते हैं। ये नाइट्राइड क्या होता है बेटा, नाइट्राइड पढ़ा होगा बचपन में, N-3 होता है। ये कल क्लास 9th में पढ़ाया जाता। सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, ये सब 9th में पढ़ा होगा। अब फार्मूला कैसे इसका हम लोग बनाते हैं, कक्षा 9 में सब लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ लिथियम या मैग्नीशियम, लिथियम पर कितना चार्ज होता है बेटा, +1, नाइट्राइड क्या होगा, -3। तो 9th में ये फार्मूला बनाना सीखा होगा। इधर का इधर चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, तो इधर का उधर कर देते हैं। फार्मूला हो गया Li3n। इसी तरह से मैग्नीशियम का बनाएंगे, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, इस पर -3 होता है, तो Mg3n2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, ये लिथियम नाइट्राइड। हालांकि ये हम लोग पढ़ेंगे इस ब्लॉक में, लिथियम मैग्नीशियम ये सब पढ़ेंगे। अब देखो तीसरा क्या, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, यहाँ आ गया कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का अपघटन एक जैसा होता है, समान होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि ये विकर्ण संबंध बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू में हर साल एक क्वेश्चन विकर्ण संबंध से ये लाइन उठाता है, तो इसको याद रखना। चौथा क्या लिखा हुआ, लिथियम और मैग्नीशियम में अनाभकीय आवेश। ये क्वेश्चन बीएचयू में पिछले दो साल पहले लगभग आया था, उसमें यही ऑप्शन था, E/R से समान होता है। E/R का मतलब E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश, और R क्या है, न्यूक्लियस की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। इसलिए यहाँ लिखा नाभिकीय आवेश बटे त्रिज्या, नाभिकीय आवेश बटे त्रिज्या लगभग समान होती है। तो ये ऑप्शन में था E/R का मान लगभग समान होता है। इसलिए इनकी अगर E/R, अभी हम लोग जब इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता क्या होता है। ध्रुवण क्षमता होता है बेटा चार्ज अपॉन रेडियस, मतलब यही होता है आवेश अपॉन त्रिज्या। इसी से कंपेयर करते हैं, अगर ये समान हो गया, आवेश अपॉन त्रिज्या समान हो गया, तो उसकी ध्रुवण क्षमता भी लगभग समान होती है। तो यहां तक एक ऑप्शन हो सकता है, E/R समान होगा। दूसरा ऑप्शन यहां से बन सकता है, ध्रुवण क्षमता भी लगभग समान होती है। अगर वो विकर्ण संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये केवल लिथियम मैग्नीशियम की बात नहीं, ये लगभग सभी की बातें हैं। बेरिलियम एल्युमिनियम का कंपेयर करें तो यही सारे ऑप्शन इसमें भी मिलेंगे। इसका करेगा तो यही लगभग सिलिकॉन भी अपना कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब देखो लिथियम मैग्नीशियम का रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन आ जाए, लिथियम और मैग्नीशियम रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, क्योंकि विकर्ण संबंध बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समान आकार क्यों होता है लिथियम मैग्नीशियम, लगभग क्यों, क्योंकि विकर्ण संबंध बनाते हैं। समान विद्युत ऋणात्मकता होता है क्यों, क्योंकि विकर्ण बनाते हैं। ये जितने लिखे हैं सब यही, इसलिए हमने एक साथ पूरा हेडिंग बना के लिखा हुआ है। ये विकर्ण संबंध पाए जाने के कारण ये सारे गुण उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद बेटा तीसरा है, ये पूरा विकर्ण संबंध यहाँ से यहाँ तक ये पूरा विकर्ण संबंध था, ठीक।
अब इसके बाद देखो बेटा सेतु तत्व क्या होता है। सेतु का मतलब जानते होंगे, सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल। पुल का मतलब क्या होता है, किसी एक दूसरे को जोड़ना। यहाँ पर हमने जोड़ करके दिखाया नहीं है, वो कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है एक इधर से इधर से, ये हमारे दोनों हाथ को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, सेतु का काम कर रहा है। सेतु का मतलब ये था पुल, इस किनारे से उस किनारे को जोड़ना, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ने के काम करते हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक के तत्व, जो पी ब्लॉक के तत्व, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको सेतु तत्व बोला जाता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सेतु तत्व किसे कहते हैं, बस सेतु तत्व का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना। यहाँ हमने लिखा तीसरे आवर्त में, केवल तीसरा आवर्त, इसके अलावा और कोई आवर्त का तत्व नहीं। तीसरे आवर्त में जो पहले से लेकर के 7वें वर्ग तक के, यानी कि जो ए, फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए, फर्स्ट ए से 7th ए तक के जो तत्व हैं उन्हीं को केवल हम सेतु तत्व कहेंगे, उसके अलावा कोई तत्व नहीं। ये जितने यहाँ लिखे हुए हैं केवल यही सेतु तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं। याद रखना, तीसरे आवर्त के तत्व को ही सेतु तत्व कहते हैं। जो फर्स्ट ए से सेकंड ए तक के, फर्स्ट ए से 7th ए तक के तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता क्या है, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान दो। प्रतिरूपी तत्व कौन सा, वहां पे ऑप्शन होगा इनमें से कौन सा प्रतिरूपी तत्व है, इनमें से कोई लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा इसका नाम दूसरा, याद रखना, निरूपक तत्व या प्रारूपी तत्व। ये नहीं पूछा जाएगा किस आवर्त के बोलते, सीधे एग्जाम्पल पूछा जाता है। ऑप्शन में यही रहेगा, बेरिलियम। हो सकता है ग्रुप बना के दे दे, कौन सा जोड़ा, कौन सा जोड़ा प्रतिरूपी तत्व है, ये दोनों दे सकता है, ये दोनों दे सकता है, इनमें से 10 में से कितने जो भी हैं 12, उसमें से कोई भी हो सकता है। इसी तरह से सेतु तत्व का आ सकता है, इनमें से कौन सा जोड़ा सेतु तत्व है या कौन सा तत्व सेतु तत्व है, इनमें से देख लेना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। चौथा देखो बेटा, ये प्रतिनिधि तत्व लिखा हुआ है। प्रतिनिधि तत्व या नॉर्मल तत्व या समान तत्व। देखो प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जो किसी का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधि का मतलब वही है जो हमारा प्रतिनिधित्व करे या किसी का प्रतिनिधित्व करे। नॉर्मल लोग जो होते हैं वही ज्यादातर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रतिनिधि का दूसरा नाम हो गया नॉर्मल। नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में भी नॉर्मल तत्व बोला जाता है। दूसरा नाम उसका क्या होता है, सामान्य तत्व। तो ये याद रखना, क्वेश्चन केवल यही आएगा, इनमें से कौन सा प्रतिनिधि तत्व है, कौन प्रतिनिधि करता है तत्वों का। तो देखो यहाँ सभी ए उपवर्ग, सभी, केवल एक लाइन ये याद रखना, सभी ए उपवर्ग। सभी ए उपवर्ग का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे यहाँ पे जो सेतु तत्व लिखा था हमने तीसरे आवर्त में, तो यहाँ पे केवल इतने हैं, लेकिन वो सभी ए उपवर्ग के तत्व, मतलब जो ए उपवर्ग में ऊपर से नीचे तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कुछ भी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो नीचे हैं, फिर बोरान वाले में बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पूरे के पूरे तत्व, यानी कि कुल मिला के क्या हो गया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व। तो याद रखना बेटा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, निरूपक तत्व, प्रतिनिधि तत्व या नॉर्मल तत्व या सामान्य तत्व। तो ये था यहाँ तक, ठीक बेटा। देखो अब इसके आगे जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे का ये है डी ब्लॉक। अभी पी ब्लॉक पूरा खत्म हो गया था। अब देखो यहाँ पे डी ब्लॉक संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व का दूसरा नाम होता है संक्रमण तत्व, ठीक बेटा। तो वे तत्व डी ब्लॉक किसको बोलते हैं, जिसके अंतिम दो अंतिम उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पूरे भरे नहीं होते, उनको हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये अधिकांश तत्व में उत्प्रेरणी गुण, ये उत्प्रेरणी गुण क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे देखा होगा। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पे लिखे हुए, ये डी ब्लॉक के तत्व, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो जैसे ये हो गया, हमने देखा होगा निकिल का, ठीक है, कैडमियम का देखा होगा, प्लेटिनम का देखा होगा, पैलिडियम का देखा होगा, मरकरी का देखा होगा। ये बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अधिकांश तत्व में उत्प्रेरणी गुण पाया जाता है। ये जो इनके साल्ट होते बेटा, जो इनके साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ये रंगीन लवण बनाते हैं। ये किसी से रिएक्शन करेगा, जो साल्ट बनाएगा वो साल्ट कैसा होगा बेटा, कलर्ड होगा, रंगीन होता है, ठीक। सभी बी उपवर्ग और 8वें वर्ग के तत्व, ये 8वें वर्ग के तत्व बीच में है, वो हम बताएंगे बाद में। तो जो सभी बी उपवर्ग के तत्व हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1, डी 1 से लेकर के 10। यहाँ D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसी के बेस पर हमने इसको एलिमेंट को क्लासीफाई किया ब्लॉक्स के में, ठीक है। तो यानी यस 0 से 2, 0 से 2 का मतलब 0, 1, 2,
0 1 2, यहाँ ए भी लिखा जा सकता है 0 1 2, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है बेटा। जो डी ब्लॉक का तत्व उनको कितने श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणी में। पहला श्रेणी होता है 3D श्रेणी, चौथा होता है 4D, फिर होता है ये देखो 3D 4D 5D और 6D। ये 4 श्रेणी में इनको बांटा गया है। तो जो 3D श्रेणी है उनको उसमें जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम, जो 3D श्रेणी है उसमें बेटा याद रखना 21 से लेकर के 30, मतलब इसमें जो परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट है 21 से 30 परमाणु क्रमांक, 21 से 30 परमाणु क्रमांक के तत्व को 3D श्रेणी में रखा गया। 21 होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो इसको याद रखने का फंडा क्या है बेटा? एक दिन हम पूरी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, उसमें पूरा चार्ट बनाएंगे। ठीक, तो देखो 4D में कौन आता है? एट्रियम, इसका नाम होता है एट्रियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, ये 40 47, इस तरह से करते करते इसमें कितने से कितने आ गए? 39 से लेकर के 48 तक, 39 से 48 परमाणु क्रमांक, 39 से 48 परमाणु क्रमांक किसके बीच आते हैं? 39 से 48, ये आते हैं 4D श्रेणी में, 4D। अब देखो 5D में ये यहाँ पे लिखा हुआ लैंथेनाइड और ये लिखा है एक्टिनाइड। इन्हीं जो ये लैंथेनाइड जो एक्टिनाइड है, इन्हीं तत्व को संक्रमण तत्व से बाहर निकाल कर रखा गया, जिसका नाम पड़ा F ब्लॉक तत्व, F ब्लॉक तत्व। तो F ब्लॉक तत्व को इसीलिए हम लोग बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको संक्रमण तत्व से निकाल करके बाहर रखा गया है। संक्रमण तत्व के अंदर ये पहले थे, इनको उसके बाहर निकाल रखा गया, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड है, देखो बेटा यहाँ पर हमने 2 श्रेणी, जो F ब्लॉक के तत्व हैं, जो F ब्लॉक के तत्व उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। जिसके बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं उसको F ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो यहाँ देखो 2 श्रेणी में बांटा गया है, इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है, इनको 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी क्या बेटा? लैंथेनाइड श्रेणी, या इसी को दूसरा नाम होता है दुर्लभ मृदा धातुएं। दूसरा श्रेणी होता है बेटा एक्टिनाइड श्रेणी। इसी लैंथेनाइड को लैंथेनोन भी बोलते हैं, एक्टिनाइड को एक्टिनोन भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो ये हमने लिखा हुआ लैंथेनाइड तत्व, तो जो लैंथेनाइड श्रेणी में है उसमें लैंथेनाइड के बारे में सब कुछ बताया गया। उसके बाद यहाँ पे एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी में मतलब AC, एक्टिनाइड को AC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिनाइड श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ लिखा थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। थोरियम इसका नाम होता है थोरियम, इसका नाम होता है लॉरेंशियम। तो थोरियम 90 से 103। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु क्रमांक कौन से ब्लॉक में रखा गया। अब यहाँ पे देखो जो ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, एक्टिनाइड का दूसरा नाम होता है एक्टिनोन, यहाँ जगह नहीं था तो हमने नहीं लिखा। लैंथेनाइड का दूसरा नाम होता है दुर्लभ मृदा धातुएं। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? बहुत गरीब, मतलब कुल मिला के एक बहुत कमजोर आदमी। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कमजोर, जो कहीं पाया जाए लेकिन बहुत कमजोर रूप से पाया जाए। ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो एक्टिनाइड में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये जो यूरेनियम है इसका 90 होता है, इसका 91, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो जो 92 एलिमेंट 92 परमाणु क्रमांक जिसका है वो है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं, यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व, इन सभी तत्व को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व या पोस्ट यूरेनिक तत्व। ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक। तो क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से कौन सा तत्व पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक है, या इनमें से कौन सा परमाणु क्रमांक वाला तत्व पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक है। तो वहां पे याद रखना 92 के बाद, मतलब ये है 93, इसका कितना होगा? 93, 93, 94, 95 से लेकर के 103 तक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला पोस्ट यूरेनियम तत्व कौन सा होगा, ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक, पहला तत्व कौन सा होगा, इसके बाद ये पहला तत्व होगा जो नेपच्यूनियम लिखा हुआ। NP का मतलब होता है नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम पहला ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक तत्व है। तो ये था F ब्लॉक का तत्व। इसमें कुल कितने तत्व होते हैं F ब्लॉक में? क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा गया F ब्लॉक में टोटल कितने तत्व? ये कैडेट का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। तो कुल 28 तत्व होते हैं। इसमें 2 श्रेणी होते हैं, प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व हैं। लैंथेनाइड में 14 तत्व और एक्टिनाइड में, यहाँ पे कहीं लिखा भी था, प्रत्येक श्रेणी में कितने तत्व हैं बेटा? 14 तत्व। अगर F ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? F ब्लॉक का दूसरा नाम है अंतः संक्रमण तत्व। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2F। यहाँ F लिखा हुआ है, F ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 14। हमने क्या बताया? S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में
6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14। 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम। 1 से ज़्यादा का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते 14 तक। उसके बाद n-1 डी जो यहाँ पे ऑर्बिटल होगा जो भरा जाएगा उपकोष, उसमें केवल 0 या 1 आएगा जब एफ ब्लॉक। हालांकि एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी आज तक पूछा नहीं गया, केवल जनरल ये फार्मूला पूछते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये याद रखना बेटा। इसके बाद यहाँ पे n-2, यहाँ पे देखो ऐसे देखने में लगता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन नहीं, एस इलेक्ट्रॉन एस में नहीं जा रहा है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये अभी हम बताएंगे अगले लेक्चर में कैसे ये इलेक्ट्रॉन भरता है इसमें। तो वहाँ पर हम n+l रूल लगाते हैं तो पता चलता है कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। एफ पहले लिखा हुआ है, एस बाद में, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस ब्लॉक में नहीं है, एफ ब्लॉक का तत्व। अब इसमें देखो बेटा 4 श्रेणी हो गई, 3D 4D और 5D 6D। तो 4 श्रेणी में डी ब्लॉक को बांटा गया। डी में सभी उपवर्ग और 8वें वर्ग के तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, डी 1 से लेकर के 10, n-s 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये कि सभी वे कौन से तत्व हैं जो रंगीन लवण बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व या इसी का दूसरा नाम होता है संक्रमण तत्व। वे कौन से अधिकांश तत्व जो उत्प्रेरणी गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरणी का मतलब होता है उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब जैसे कुछ एलिमेंट देखा होगा, जैसे निकिल को ले लिया, पैलिडम को ले लिया, कैडमियम को ले लिया, सिल्वर भी होता है, कापर भी होता है, ये सारे एलिमेंट्स, मैग्नीज को भी देखा होगा, क्रोमियम को भी देखा होगा। ये जो एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं, प्लेटिनम को भी देखा होगा। जो हम लोग एल्केन में रिएक्शंस कुछ पढ़ते हैं, जैसे एल्कीन में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन का नाम होता है सावेतियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन कराते हैं तो वहाँ पे निकल लिया जाता है, पैलिडम लिया जाता है, प्लेटिनम लिया जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। तो ये वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, रिएक्शन को आगे ले जाता है या रिएक्शन को पीछे ले आएगा, ये उत्प्रेरक का काम होता है। अभी जब हम लोग कक्षा 12 में एक चैप्टर है उत्प्रेरक, तो वहाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे। जो पॉजिटिव उत्प्रेरक होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को आगे ले जाते हैं, जो निगेटिव होते हैं वो रिएक्शन को पीछे ले जाते हैं। तो कुल मिला के ये उत्प्रेरणी गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें पाया जाता है बेटा, ये डी ब्लॉक के तत्व पाया जाता है। सारे के सारे रंगीन साल्ट बनाते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। सभी बी उपवर्ग के तत्व किसमें रखे गए हैं, डी ब्लॉक में। सभी ए उपवर्ग के किसमें हैं, एस और पी दोनों में है। ए फर्स्ट ए सेकंड एस में आता है, उसके बाद 3rd से लेकर 7th तक 8th तक वो किसमें आते हैं, पी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जितने भी, जैसे मान लो 1st बी, 2nd बी, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, इस तरह से अगर ऑप्शन आ जाए तो वो डी ब्लॉक का तत्व है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 10, यानी एस वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये जो n है यही n क्या कहलाता है, आवर्तों की संख्या बताएगा। इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है, 3D 4D 5D 6D। कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा गया, क्वेश्चन आता है 3D श्रेणी में कितने परमाणु क्रमांक से कितने परमाणु क्रमांक तक है बेटा, तो 21 से 30 3D में आ गए। उसके बाद 39 से 48 ये 4D में आ गए। फिर उसके बाद देखो 5D में है 72 से, यहाँ याद रखना 72 से 80 है। अब यहाँ देखो बीच में गैप है 48 से 72 का, तो ये जो 48 से 72 का गैप है बेटा वो आ जाता है एफ ब्लॉक में। यहाँ देखो हमने लिखा ये जो लेंथेनाइड है, इस लेंथेनाइड के अंदर 14 तत्व हैं, इस लेंथेनाइड। फिर इस एक्टिनाइड के अंदर 14 तत्व है, इसलिए ये इस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को निकाल करके यहाँ पढ़ा जाता है यह ब्लॉक में। अब देखो यहाँ हमने लेंथेनाइड लिखा हुआ है। अब लेंथेनाइड में कितने, कहाँ से, लेंथेनाइड का कितना होता है 57 होता है, इसका होता है 58। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 58 से 71। तो लेंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन सा आ जाता है, 58 से 71, इसीलिए यहाँ पे इतना लंबा गैप आता है। और इसमें देखो 90 से लेकर के 103 तक, आगे कहीं लिखा हुआ, ये लिखा 90 से 103 तक ये आते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी कुछ पॉइंट बताएंगे। पूरे आवर्त सारणी में कितने गैस हैं, कितने लिक्विड हैं, कौन रेडियोधर्मी है, कौन वोलेटाइल है, किसको हम करेंसी मृदा धातु में बोलते हैं। करेंसी का मतलब मुद्रा धातु है जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट है, कौन उभयधर्मी तत्व है, ठीक, इस तरह से जितने भी कौन उपधातु है, सारे एक शार्ट में हम कल पूरा अगले लेक्चर में इसको पूरा बताएंगे बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।